नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है अपने उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं। दरअसल यहां एसपी सिंह बघेल को एक बड़ी राहत मिली है। बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल को कोर्ट ने 8 साल पुराने केसों से बरी कर दिया है। दरअसल साल 2014 में लोकसभा चुनाव में एसपी सिंह बघेल बीजेपी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। उस समय प्रदेश में सपा की सरकार थी। सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव की ओर से चुनाव मैदान में थे। इस दौरान मतदान में बूथ कैप्चरिंग और धांधली के आरोप लगाते हुए एसपी सिंह बघेल ने समर्थकों के साथ शहर के सुभाष तिराहे पर धरना प्रदर्शन करते हुए जाम लगा दिया था, जिसके बाद आगजनी और उपद्रव हुआ था और बवाल किया गया था। इस मामले में उत्तर थाना पुलिस ने 1000 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ लूट, बवाल और आगजनी मचाने को लेकर मुकदमा दर्ज किया था। इसमें एसपी सिंह बघेल और 60 अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिसमें अब उन्हें कोर्ट से राहत मिल गई है और सभी केसों से बरी कर दिया गया है। मैं सबसे पहले तो माननीय न्यायालय का आभार प्रकट करना चाहूँगा। और जैसा हम सबको मालूम है कि न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संस्था है और भारत का संविधान और कानूनों में हमारी पूरी तरह से आस्था एवं विश्वास है। एक आम आदमी की तरह मैंने पूरे अदालत की सभी लगभग तारीखों को मैंने अटेंड किया और लगभग 8 साल या 7 साल 8 साल हो गए। 8 साल बाद आज ये फैसला आया। 2014 में मैं उसको गुनाह तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे सैफी परिवार के श्री अक्षय यादव के सामने अपना प्रत्याशी बनाया। तो नगर पालिका की गाड़ी से नगर पालिका के काम किए जाते हैं, लेकिन सिद्धार्थनगर में नगर पालिका की कूड़े की गाड़ी से पत्थर ढोए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर जिले में नगर पालिका सिद्धार्थनगर की तरफ से सरकारी गाड़ियों का प्रयोग विकास के कार्यों में ना कर दूर जिले से पत्थर ढुलाई करने में किया जा रहा है, जिसमें नगर पालिका के कूड़े ढोने वाली गाड़ियों की तरफ से लगातार पत्थर ढोने के कार्य किए जा रहे हैं। मामले की पुष्टि करते हुए गाड़ी के ड्राइवर ने बताया कि यह पत्थर चुनार मिर्जापुर से लाया गया है। यह नगर पालिका के चेयरमैन और उनके बेटे की तरफ से मंगवाए गए हैं। ये पत्थर नगर पालिका में बन रहे विवाह घर में लगाने के लिए प्राइवेट गाड़ी की जगह नगर पालिका की कूड़ा और आवारा पशुओं को पकड़ने वाली गाड़ियों से पत्थर लाए जा रहे हैं। वहीं इस मामले में नगर पालिका के सभासद फतेह बहादुर सिंह ने नगर पालिका अध्यक्ष और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नगर पालिका के प्रशासक और एसडीएम सदर विकासखंड कश्यप ने कहा कि मामला संज्ञान में है और जांच करवाई जाएगी और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका के गाड़ी से बनारस से पत्थर लाया जा रहा है। न तो उसका कोई भाड़ा है, न तो कोई उसका किराया है। केवल चेयरमैन के मिलीभगत से सरकारी तेल सरकारी गाड़ी से ठेकेदारों को, प्राइवेट ठेकेदारों को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। जी। अभी जैसा कि संज्ञान में आया है, सुबह की एक वीडियो वायरल हुआ, इसमें बताया गया कि जो नगर पालिका की गाड़ी है उसमें चुनार से पत्थर लाया जा रहा है। तो इसकी मौके की जांच कराई जा रही है। अगर जांच में ये पाया जाता है कि नगर पालिका की गाड़ी से चुनार से कानपुर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर से जेवर चोरी हुए थे, लेकिन अब इन लॉकर धारकों को राहत मिली है। बता दें कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कराची खाना कानपुर शाखा में 12 मार्च को अचानक बैंक के लॉकर धारकों के लॉकर से जेवर गायब हो गए थे, जिसके बाद करीब 11 लॉकर धारकों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई थी। बता दें कि लॉकर धारकों को 25-25 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट दिया गया है। अब इस फैसले में व्यापारी नेता अभिमन्यु गुप्ता ने अहम भूमिका निभाई है, जिन्होंने अपने धारदार आंदोलन के दम पर लॉकर पीड़ितों को और मदद के बीच बने चक्रव्यूह को तोड़ दिया और 2 करोड़ 65 लाख का मुआवजा लॉकर धारकों को दिलाया। दरअसल व्यापारी नेता अभिमन्यु गुप्ता ने अपने भाई सिद्धार्थ काशीवार के साथ मिलकर लॉकर संघर्ष समिति बनाई और आंदोलन को उग्र रूप दे दिया, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार हुई और मंगलवार को बैंक मैनेजर DN पांडे ने सभी पीड़ितों को ड्राफ्ट बांटे। उनका कहना था कि कुल 11 लोगों को 2 करोड़ 74 लाख 50 हज़ार की राशि का भुगतान किया जा रहा है। वहीं लॉकर धारकों को जब डिमांड ड्राफ्ट मिल गया तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने व्यापारी बंधुओं को दिल से आभार जताया।
इन लोगों से डॉक्यूमेंट्स लेना था, जो एफिडेविट कम श्योरिटी लेना था, वो लेने की प्रक्रिया चल रही है। अभी तक 7 लोगों से लिया जा चुका है और 7 लोगों को डीडी हैंड ओवर किया जा चुका है। रिमेनिंग 4 लोगों का जो है वो अंडर प्रोसेस है। पर उन्होंने पांडव नगर में बुलाया है और उन्होंने मेरा 35 लाख तक का ज्वेलरी थी मेरी, लेकिन उन्होंने मेरे 25 लाख तक का। बुलेटिन में बात अब बलरामपुर की कर लेते हैं। दरअसल बलरामपुर में कॉलेज के छात्रों को मोबाइल फ़ोन बांटे गए हैं। आपको बता दें कि बलरामपुर जिले की योगी सरकार की योजना के अंतर्गत प्रदेश में युवाओं को डिजिटल सशक्तिकरण के उद्देश्य से MLK PG कॉलेज सभागार में स्मार्टफोन वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में लगभग 2022 के छात्र छात्राओं को सदर विधायक पलटू राम की तरफ से स्मार्टफोन बांटे गए। आपको बता दें कि स्मार्टफोन वितरण समारोह का शुभारंभ और मां सरस्वती के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके किया गया। इसके बाद महाविद्यालय के छात्र छात्राओं की तरफ से सरस्वती वंदना और स्वागत गीत प्रस्तुत करते हुए समारोह की औपचारिकता शुरुआत की गई। छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित करते हुए मुख्य अतिथि सदर विधायक पलटू राम ने कहा कि यूपी के विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक से चलते युवाओं को डिजिटल सशक्त करते के उद्देश्य से प्रदेश सरकार की तरफ से यह योजना की गई है। इस योजना में युवाओं को स्मार्टफोन बांटे गए हैं। युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा टैबलेट एवं स्मार्टफोन वितरण की योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत स्नातक अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं, जैसे मेरे महाविद्यालय के BA, BSc, BBA, BCA, BCom तथा B.Ed फाइनल ईयर के छात्रों के लिए 2022 स्मार्टफोन महाविद्यालय को प्राप्त कराए गए हैं। उन स्मार्टफोन का आज महाविद्यालय में वितरण किया गया। हमारे महाविद्यालय में अभी ऑडिटोरियम में जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ उसमें सदर विधायक माननीय पलटू राम जी उपस्थित रहे तथा जिला प्रशासन के ADM, DIOS एवं BSA भी यहाँ पर उपस्थित रहे। यह जो सरकार की योजना है इस लिहाज से अत्यंत अच्छी है कि मैंने यह ऑब्जर्व किया कि जो फ़ोन बच्चों को दिया गया है उसमें जिस सब्जेक्ट का बच्चे को स्टडी करना है। बुलेटिन में बात अब आगरा की कर लेते हैं। दरअसल यहाँ DRM ने चेतावनी दी है कि अगर रास्ते से मंदिर को नहीं हटाया गया तो राजा मंडी रेलवे स्टेशन का काम पूरा नहीं हो पाएगा। ताजनगरी आगरा के राजा मंडी रेलवे स्टेशन पर स्थित चामुंडा मंदिर को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है, जिसके बाद DRM आनंद स्वरूप ने अतिक्रमण न हटाने पर स्टेशन को बंद करने की चेतावनी दी है। DRM ने ट्वीट कर कहा कि रेलवे की जमीन पर मंदिर की तरफ से अवैध रूप से कब्जा किया गया है। अगर 72 वर्ग मीटर का अवैध निर्माण प्लेटफॉर्म से नहीं हटाया गया तो यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए रेलवे स्टेशन को बंद किया जा सकता है। DRM ने एक पत्र जारी कर कहा कि मंदिर का क्षेत्रफल 1716 वर्ग मीटर है। इसमें 600 वर्ग मीटर में मंदिर का भवन बना हुआ है। उसके मुताबिक इसमें 72 वर्ग मीटर अवैध निर्माण प्लेटफॉर्म नंबर पर किया गया है, जिसको लेकर यह ट्वीट उन्होंने किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि यह रेलवे स्टेशन के शेड्यूल ऑफ डायमेंशन का उल्लंघन है। DRM ने पत्र जारी कर इस 72 वर्ग मीटर अवैध निर्माण को हटाने की बात कही, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि अगर यह हटाया नहीं गया तो राजा मंडी रेलवे स्टेशन का काम बाधित होगा। जितनी भी बातें अभी DRM साहब ने कही आपके सामने चामुंडा देवी मंदिर के अध्यक्ष जी ने आपको बताई, उन्हें हम बता रहे हैं। उन्होंने जो भी कहा हमने उनकी बातें सुनी और अपनी बात ये रखी कि आप पहले वहाँ स्वतः आएँ, माँ के दर्शन करें, आशीर्वाद लें। आप हिंदू हैं। माता का मंदिर, जैसा कि प्रबंधन समिति के अध्यक्ष जी ने कहा है कि 150 साल पुराना वहाँ पे ऑलरेडी पेड़ है और राजा मंडी जो प्राचीन मंदिर है वो 250 साल पुराना है। रेलवे स्टेशन बाद में बना है, बामन त्रेमर में बना है, रेलवे लाइन ऑलरेडी वहाँ टेढ़ी है। अगर इनको विकास करना है कि भाई नहीं हमको और बड़ा करना है तो बलोच उपरा में बहुत सारी। ब्रिटेन में बात अब फिरोजाबाद की कर लेते हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव में सपा कार्यकर्ता और पुलिस के बीच पथराव हुआ था, जिसको लेकर अब पुलिस ने गिरफ्तारी की है। आपको बता दें कि सिकोहाबाद की मंडी समिति में 10 मार्च को मतगणना वाले दिन रिजल्ट में देरी से नाराज सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा और काउंटिंग सेंटर पर पथराव किया था। इस मामले में सपा नेता धर्मेंद्र यादव, जिला पंचायत सदस्य अर्चना यादव के पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। सपा नेता की गिरफ्तारी से नाराज सिरसागंज के सपा विधायक और पूर्व MLC इंस्पेक्टर सिकोहाबाद से मिले। हालांकि पुलिस ने आरोपी को यह कहकर छोड़ने से इनकार कर दिया कि धर्मेंद्र यादव के खिलाफ पुलिस के पास सबूत हैं।
इसके बाद विधानसभा चुनाव 2022 की मतगणना के सिकोहाबाद की मंडी समिति में कराई गई थी। शाम को कुछ सपा नेताओं ने इस मंडी समिति पर पथराव किया था। दरअसल जसराना विधानसभा का जो परिणाम आना था उसमें देरी हो रही थी। सपा नेताओं का यह आरोप था कि प्रशासन बीजेपी प्रत्याशी को जिताने के लिए जानबूझकर परिणाम में देरी कर रहा है। इसी से नाराज सपा के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पथराव किया था। हालांकि बाद में सपा प्रत्याशी सचिन यादव को विजयी घोषित करने के बाद यह मामला शांत हुआ था। इस घटना में कई सपा नेताओं को नामजद और बड़ी संख्या में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस ने अब सपा नेताओं के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया, जिसके बाद अब इनकी गिरफ्तारी की गई। हमारे बहुत सम्मानित हैं जिला पंचायत के मेंबर और इस अपने विद्यालय के प्रिंसिपल भी हैं। तो वो कॉलेज के काम से आना जाना भी कर रहे थे। रास्ते में गाड़ी रोक करके उन्होंने बैठा लिया थाना पुलिस सिकोहाबाद में। तो जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उस समय कुछ यहाँ काउंटिंग के समय कुछ झगड़े हो गए थे, घटना कुछ हो गई थी पुलिस में और जनता के बीच में। उसमें मेरा कहना है धर्मेंद्र जी अंदर काउंटिंग में थे और काउंटिंग में पूरी काउंटिंग करा के आराम से निकल के आए। कहीं कोई इनकी तरफ से न व्यवधान डाला गया, न कोई इस तरह की बदतमीजी की गई, न कोई घटना ऐसी की गई। फिर भी इनको इस तरह से गिरफ्तार किया जो गलत है। हमने प्रशासन से और पुलिस विभाग से पहले भी अनुरोध किया था, आज भी कहना चाहते हैं। पीलीभीत में प्रशासन ने गौवंश किलर की अवैध संपत्ति को, अवैध जमीन को कुर्क किया है। आपको बता दें कि पीलीभीत के गौवंश किलर एजाज की अवैध जमीन पर बने मकान और दुकान को जिला प्रशासन ने पुलिस फोर्स के साथ पहुंचकर कुर्क कर लिया। आरोपी गौवंश किलर पर गैंगस्टर सहित करीब 30 मुकदमे दर्ज हैं, जिसको लेकर एसडीएम और पुलिस फोर्स ने पहुंचकर एजाज के मकान, दुकान और को कुर्क किया। घटना का थाना पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के शेरपुर गाँव की है। साथ ही आरोपी जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में हाजिर होकर अपनी संपत्ति के बारे में सारे ब्यौरा का लेखा जोखा जमा करने के निर्देश दे दिए गए हैं। पूरनपुर क्षेत्र में ये शेरपुर ग्राम में एक अपराधी जिसके विरुद्ध 30 मुकदमे एजाज पुत्र उस्मान है, जिसके विरुद्ध 1 करोड़ 33 लाख की संपत्ति आज रिकॉर्ड की गई है। इसके पास एक मकान, एक दुकान है जिसमें ये अवैध संपत्ति अर्जित करके उसके द्वारा ये बनाया गया है। उसको आज़ादी 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जो संपत्ति अर्जित की है, इसमें ये मकान बनाई थी, उसको आज कुर्क किया गया, कुर्क की कार्रवाई की गई। प्रयागराज बुलेटिन में बात अब प्रयागराज की कर लेते हैं। दरअसल प्रयागराज में अब अपराधियों का गढ़ कहा जाने लगा है। यहाँ एक और मामला सामने आया है जहाँ 2 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि प्रयागराज में धुमनगंज थाना क्षेत्र के मीरापट्टी में दिन दहाड़े 2 युवकों की हत्या से सनसनी फैल गई। धुमनगंज के केसारी में रहने वाले यासिर और सुल्तान दीपक नामक शख्स के घर आए थे, तभी किसी बात को लेकर उन दोनों में विवाद हो गया। इस दौरान हुई फायरिंग पर मौके पर ही यासिर और सुल्तान की मौत हो गई। सूचना पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया कि यासिर, सुल्तान सहित 2 अन्य लोग दीपक के घर आए थे। इस दौरान प्लांट की रजिस्ट्री को लेकर यह झगड़ा हुआ और चारों लोगों में फायरिंग शुरू हो गई। दीपक की एक पिस्टल छीनकर फायरिंग की जो कि यासिर और सुल्तान को लगी, जिसमें दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने दीपक को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल यह है कि प्रयागराज में लगातार हत्या की घटना सामने आ रही हैं। इससे पहले भी सामूहिक हत्या का कांड सामने आया था और इसके बाद अब प्रयागराज से बीते दिन में लगातार ज़्यादा से ज़्यादा हत्या के मामले सामने आ रहे हैं। इसको लेकर प्रशासन किस तरह की कार्रवाई कर रहा है या आरोपियों को की गिरफ्तारी किस विभाग पे कर रहा है, इस बात को लेकर प्रशासन सवालों के घेरे में खड़ा है। प्रकरण थाना हंडिया के बोदी की बारी गांव का है। पुलिस को विकास चंद द्वारा यह सूचना दी गई कि कल वो रात में बारात में गए थे और उसी बारात में उनकी पुत्री भी गई हुई थी। उनकी पुत्री के साथ अरुण भारती नामक व्यक्ति ने गलत काम किया है। तत्काल पुलिस द्वारा मौका मुआयना किया गया, मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पीड़िता को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 2 टीम लगी हुई है और उसे शीघ्र ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा और उसके विरुद्ध ठोस से ठोस कार्रवाई की जाएगी। बुलेटिन में बात अब शामली की कर लेते हैं। दरअसल यहाँ पर 2 अपराधियों ने थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण किया है। आपको बता दें कि हाथों में तख्ती लेकर पहुंचे आरोपियों ने आगे से कभी अपराध न करने की कसम खाई है। आपको बता दें कि पुलिस ने बताया कि
जिन 2 आरोपियों ने आत्मसमर्पण किया है, इन दोनों आरोपियों पर 15,000 रुपये का इनाम घोषित था। इससे पहले दोनों आरोपी गौकशी के मामले में कई बार जेल जा चुके हैं और यूपी पुलिस का खौफ देखते हुए दोनों अपराधियों ने हाथ में तख्ती लेकर थाने पहुंचकर अपराध को कबूल किया और भविष्य में अपराध ना करने की कसम खाई। लगातार जनपद में जितने भी वांछित अपराधी हैं, पुरस्कार घोषित अपराधी हैं, इन पे लगातार अभियान चलाकर इनकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे तमाम लोग जो ऑर्गेनाइज तरीके से ऐसा कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की जा रही है, गैंग पंजीकरण वगैरह भी किया जा रहा है। इसी क्रम में 2 अभियुक्त जो कि काउ स्लॉटर एक्ट में वांटेड थे, इनके द्वारा थाने गढ़ीपुख्ता में आकर खुद आत्मसमर्पण किया गया है। इनके ऊपर जनपद पुलिस द्वारा 15-15 हज़ार रुपये के इनाम की भी घोषणा पूर्व में की गई। बुलेटिन में बात अब बहराइच की कर लेते हैं। दरअसल यहाँ गुलेरिया गांव में आग लग गई, जिससे आग की चपेट में आसपास के 12 घर जलकर राख हो गए। खबर इंडो नेपाल सीमा के ब्लॉक नवाबगंज के गुलेरिया गांव की है। इस गांव में अचानक आग लगने से तकरीबन 1 दर्जन से अधिक गरीबों के मकान जलकर राख हो गए। वहीं इस आग में घर सहित घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने घटना की सूचना दमकल कर्मियों को दी थी, मगर दमकल कर्मी समय से नहीं पहुंचे, जिसके चलते उनके मकान और मकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। नन्हे के मड़ा जरत रहा लड़का चिल्लान है राजकुमार के कि वो बाबा वो काका कहते नन्हे के बाबा के नहीं घर में ना मड़ा हम आग लाग गा है। तब निकल के हम झाके बोरा आई चला गए, अभी हम खेते से आई कि नहीं दिन भर बीत गया, गेहूँ काटा दवा। कोई कितना नुकसान हुआ? लगभग हमारे 40 बोरिया को हो रहा है। बुलेटिन के आखिरी में बात हम मेरठ की कर लेते हैं। दरअसल यहाँ एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई, जिसके बाद पुलिस ने आसपास के इलाके को खाली कराया। आपको बता दें कि यूपी के मेरठ जिले के मवाना में एक केमिकल फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। माना जा रहा है कि आग लगने से पहले फैक्ट्री में तेज धमाका हुआ। जिस समय फैक्ट्री में आग लगी उस समय फैक्ट्री के अंदर करीब 18 मजदूर फंसे थे, जिन्हें वहां से लोगों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना की सूचना मिलने पर दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची, जो कि आग बुझाने में जुट गई। हालांकि अभी आग किस तरह से आग लगी इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।